कभी आपने आपके सामने किसी ने देखा हो कि किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और कभी भी आपने ऐसे मूवी वगैरह में, जैसे दबंग मूवी है या कभी भी मूवी में देखा होगा कि सांस लेने में सामने वाले को जब भी दिक्कत आती है तब वो ऐसा पंप सा इस्तेमाल करते हैं, इनहेलर सा इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आज उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इनहेलर से किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्थमा है, तो कैसे तुरंत रिलीव होता है। तो आज उसके बारे में बात करें, साल्बुटामोल इनहेलर, जो कि डायरेक्टली रेस्पिरेटरी डिसीज रिलेटेड के ट्रीटमेंट से, अस्थमा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम टू RXY फार्मा, वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द साल्बुटामोल। So salbutamol is a short-acting beta-2 agonist that relax the smooth muscle of the airways and providing quick relief from bronchoconstriction in condition like asthma, COPD। तो साल्बुटामोल हमारा एक ऐसा ड्रग है जो बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग है पर बहुत ही फास्ट एक्टिंग है। तुरंत रिलीव चाहिए तो हमें साल्बुटामोल का इनहेलर लेना है। एक पंप करोगे आपके डायरेक्ट रेस्पिरेटरी में इफेक्ट करेगा और आपको तुरंत ही अस्थमा और सीओपीडी के कंडीशन में से रिलीव दे देगा। इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वाइडली यूज्ड इन अस्थमा मैनेजमेंट। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इसी से अस्थमा की ट्रीटमेंट शुरू होती है। अगर इसी से क्योर हो जाता है पेशेंट को तो डॉक्टर्स आगे सजेस्ट नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा में साल्बुटामोल का यूज कैसे है। सबसे पहले जानेंगे कि अस्थमा कैसे इंड्यूस होता है किस भी पेशेंट में। तो फिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा, ट्रिगर हो गया और एलर्जन हो गया, अगर बार डस्ट है, किसी को एलर्जी इन्फेक्शन है, पॉल्यूशन है, एक्सरसाइज ज्यादा कर ली है, कोल्ड एयर है या स्ट्रेस है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स में एलर्जन एक्टिवेट्स द डेंड्रिटिक सेल्स विच लीड्स टू लिम्फोसाइट एक्टिवेशन। ये हो गए ट्रिगर्स की वजह से इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स की वजह से क्या होगा कि मास्ट सेल का एक्टिवेशन होगा, देन बी सेल एक्टिवेशन एंड क्लास स्विचिंग टू IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इम्यूनोग्लोबुलिन ही हमारी एंटीबॉडी है जो एलर्जी के दौरान रिलीज होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई का प्रोडक्शन होगा विच बाइंड्स टू मास्ट सेल, ये मास्ट सेल में बाइंड होगी। फिर ये हो गई एंटीबॉडी, एक बार जनरेट हो गई, फिर से अगर एक बार कोई एलर्जन का एक्सपोजर हो गया, फिर से हम डस्ट में जो इन्फेक्शन हो गया, पॉल्यूशन है, एक्सरसाइज फिर से ज्यादा कर ली, स्ट्रेस ले लिया, तो अब क्या होगा, तो मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन होगा एंड रिलीज ऑफ इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स। इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स होंगे वो रिलीज होंगे, जैसे इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स कौन से, तो हिस्टामाइन, लिकोट्रिंस, LTC4, LTD4, LTE4, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, साइटोकाइनिन्स हो गए। तो क्या होगा कि इंफ्लामेटरी मेडिएटर से रिलीज होंगे। उसके बाद क्या होगा कि एयरवे रिस्पॉन्स आएगा। सबसे पहले एयरवे का एडिमा होगा, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन होगा, एयरवे इन्फ्लामेशन होगा और इसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। जो हमारी एयरवेज की जो पाइप होगी, जिसकी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ब्रोंकियल पाइप होगी, वो अपना साइज छोटा कर देगा, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत आएगी। फिर एयरवेज हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो गया। ये सब कंडीशन होने के बाद क्या होगा, तो व्हीजिंग हुआ, कफ होगा, चेस्ट में ऐसा लगेगा कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेस्ट टाइट लगेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ की तकलीफ होने लगेगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे ठीक से। तो ये है पूरी चेंज इन एयरवे ड्यूरिंग अस्थमा। नॉर्मल एयरवेज हो गया, नॉर्मल स्मूथ मसल ऐसा है। फिर अर्ली रिस्पॉन्स में ऐसा होगा, लेट रिस्पॉन्स में बहुत ही कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और क्रोनिक अस्थमा की कंडीशन में तो बहुत ही कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत है। ये साइज वाइज। अब कंडीशन तो हमारी ऐसी हो गई, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन तो हो गया। अब हम बात करेंगे कैसे साल्बुटामोल लेंगे तो कंडीशन इंप्रूव होगी। तो ये साल्बुटामोल इनहेलर हमने लिया। साल्बुटामोल इनहेल्ड एज अ फाइन एरोजोल रीचेस टू द लोअर एयरवेज। आस्थालिन करके एक आता है सिप्ला का, अगर उसकी एग्जांपल ले तो साल्बुटामोल बाइंड सिलेक्टिवली टू बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर टू ब्रोंकियल स्मूथ मसल। जो स्मूथ मसल है हमारे, जो ब्रोंकाई में स्मूथ मसल होंगे, मसल तीन टाइप के होंगे, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल। उसमें जो हमारे स्मूथ मसल है वो स्मूथ मसल
में बीटा टू रिसेप्टर है। बीटा टू रिसेप्टर पे एस आस्थालिन के मतलब जो साल्बुटामोल है वो जाके बाइंड होगा, जो एज ए एगोनिस्ट वर्क करेगा। देन एक्टिवेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ जीएस प्रोटीन, ये आगे से हमारी जीएस प्रोटीन होगी, वो न्यूक्लियर मैकेनिज्म तक हमने बात की है। फिर जीएस प्रोटीन एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेस, then adenine cyclase convert ATP into cGMP and cGMP activate protein kinase A. Protein kinase A phosphorylate target protein include which leading to intracellular concentration of calcium will reduce inhibition of MLCK activity, opening of K plus channel, hyperpolarization of cell membrane, which leads to this all the things occurs at the same time after phosphorylate the pKa, and which leads to end result of relaxation of smooth muscle. तो आइए फिर से बात करेंगे। बीटा टू रिसेप्टर है जिसपे साल्बुटामोल बाइंड हुआ, then activation of GS protein, GS protein leads to activation of adenyl cyclase convert ATP into CAMP, or CAMP actives protein kinase A, then which leads to phosphorylation and decrease intracellular calcium, inhibit MLCK activity, opening of potassium channel, hyperpolarization of cell membrane. These all the things leads to relaxation of smooth muscle. रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकाई लीड्स टू ब्रोंकोडायलेशन। अगर स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन होगा तो जो हमारी नैरो हो गई थी वो फिर से डायलेट होना शुरू करेगी एंड रिलीफ फ्रॉम अस्थमा सिम्टम। देखिए बिफोर साल्बुटामोल ड्यूरिंग अटैक साइज ऑफ the pipe, and then after salbutamol it leads relaxation. so relax होने के बाद हमें फिजियोलॉजिकल आउटकम कौन से मिलते हैं, तो ब्रोंकोडायलेशन, डिक्रीज एयरवे रेसिस्टेंस, इंप्रूव एयर फ्लो, रिलीफ फ्रॉम वीजिंग ब्रीथलेसनेस एंड चेस्ट टाइटनेस, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, शॉर्ट ड्यूरेशन है इसका, 4 to 6 आवर तक वर्क करेगा। तो ये हो गई बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। अगर आप ऐसा लिखो कि अगर आफ्टर बाइंडिंग टू बीटा टू रिसेप्टर साल्बुटामोल विच लीड्स टू रिलैक्सेशन, तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म हो गए। हमने न्यूक्लियर मैकेनिज्म तक बात की है, जो इन सेल लास्ट मैकेनिज्म है, अंदर तक सेल के अंदर क्या होता है ये तक बात किया हो, तो आप ये लिखोगे तो आपको एग्जाम में ज्यादा इम्पैक्ट मिलेगा, और आपके नॉलेज में भी अगर किसी जगह इंटरव्यू देते हो आप, तो आपको डीप नॉलेज है ऐसा सामने वाले को लगेगा, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी हाई होंगे। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। साइड इफेक्ट हो के ही ड्रग ले रहे हैं तो ट्रेमर होगा विच इज वेरी कॉमन, टेकिकार्डिया palpitation because increase heart rate and awareness of heartbeat, देन हेडेक हो गया। हेडेक इसलिए होगा क्योंकि जो जो डायलेशन हो गया स्मूथ मसल में, बीटा टू रिसेप्टर बाइंड होगा जिससे कंस्ट्रिक्शन से डायलेशन होगा, जिसकी वजह से हेडेक होता है, मसल्स क्रैम्प भी हो सकते हैं, हाइपोकैलेमिया, नर्वसनेस एंड एंजाइटी, थ्रोट इरिटेशन भी हो सकता है। कई कई बार रेयर केस में ज्यादा अगर ड्रग ले लेते हैं तो डायलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसकी वजह से बॉडी उल्टा रिस्पॉन्स करने लगेगी, जो मेरी डायलेट हो रही थी ब्लड वेसल नहीं, वो एयरवे मसल, तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी अगर ज्यादा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो। और ये बहुत ही रेयर केस में होता है, ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मल इसकी साइड इफेक्ट बहुत ही नॉर्मल है, विच कैन बी टॉलरेबल। ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो इसकी ड्रग इंटरेक्शन प्रोप्रानोलॉल के साथ है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, एमओ इनहिबिटर लाइक फेनिलिजाइन एंड xanthine थियोफाइलिन, देन डायरेटिक्स फ्यूरोसेमाइड के साथ है, और प्रेडनिसोलोन के साथ भी है। मैकेनिज्म दी हुए क्लिनिकल इफेक्ट, रिड्यूस ब्रोंकोडायलेशन एंड अस्थमा कंट्रोल अगर प्रोप्रानोलॉल के साथ लेते हैं, एमओए इनहिबिटर के साथ लेते हैं तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ टेकिकार्डिया पाल्पिटेशन, xanthines के साथ लेते हैं तो इनहांस्ड ब्रोंकोडायलेशन बट इंक्रीज रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट, डायरेटिक्स के साथ लेते हैं तो रिड्यूस रिस्क ऑफ सीवियर हाइपोकैलेमिया एंड कार्डियक एरिथमिया, स्टेरॉइड के साथ लेते हैं तो इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया। तो ये सब कुछ ड्रग इंटरेक्शन के पॉइंट दिए जो आपको याद रखने हैं। ये इनहेलर जो बहुत ही मार्केट में फेमस है, 2 इनहेलर है, एक आस्थालिन है सिप्ला का, जो अस्थमा का पेशेंट है उसको नॉर्मल पेशेंट हो सबको पता ही होता है कि अस्थमा है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है। देन
वेंटोलिन इनहेलर है ग्लैक्सो कंपनी का। तो ये कुछ मार्केटेड प्रोडक्ट है हमारी, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं हम। So guys, thank you for your attention. I hope you have learned a lot from this video about asthma and how we can cure asthma into the primary stage. हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद यानी या फिर 1-2 वीडियो के बाद हम डीपली बात करेंगे कि कैसे इनहेल्ड स्टीरॉयड भी साथ में ले सकते हैं और इनहेल्ड स्टीरॉयड का क्या इफेक्ट होता है, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारे वीडियो पसंद आते हो, हमारा कंटेंट आपको हेल्प करता है आपका नॉलेज गेन करने में, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मेडिकल फील्ड के रिलेटेड दोस्तों से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।